नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट से एक बार फिर से सुलग उठा है। 2 महीने के सो कॉल्ड सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से जंग शुरू हो गई है। देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के घातक लड़ाकू विमानों ने ईरान की घेराबंदी की। 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिका ने स्टेल्थ फाइटर जेट्स और AGM-158 जैसी आधुनिक मिसाइलों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। ईरान भी शांत नहीं बैठा। पलटवार करते हुए उसने फिर से मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर दिया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाही ड्रोन्स की ऐसी बरसात कर दी है जिसने पेंटागन को हिलाकर रख दिया। असल में यह युद्ध अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बन चुका है। आज आपको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया को तेल संकट में डालकर अमेरिका खुद रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है तेल बेचकर। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्यकाल के बारे में बताएंगे। वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में लगातार सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश में अब अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी मिलने लगी है। क्या सरकारी मशीनरी प्राइवेट बिल्डर्स के लिए कब्जा हटाओ गैंग की तरह काम कर रही है? हैरान करने वाला यह मामला गुजरात के सूरत का है, जहां बुलडोजर एक्शन की वजह से भीषण गर्मी में 100 से ज्यादा परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। लेकिन विवाद इस बात पर है कि इस एक्शन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई। किसका था यह बुलडोजर एक्शन? किसके इशारे पर उचाड़े गए ये तमाम घर? सामने आकर कोई बोलने को तैयार नहीं है और कोई नहीं स्वीकार रहा कि यह हमारी कार्रवाई है। आखिर किस डिपार्टमेंट की कार्रवाई थी ये? और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से स्मगलर्स की चांदी हो रही है। सोने की विदेशी खरीद कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इसकी वजह से सोने की तस्करी बढ़ने की आशंका है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को खत्म नहीं करना चाहते। किसी भी युद्ध में डिसेप्शन की रणनीति को सबसे खतरनाक माना जाता है, जो छल पर आधारित होती है। और यह छल दुश्मन से नहीं किया जाता, यह छल उन लोगों से किया जाता है जो इस युद्ध से प्रभावित हो रहे होते हैं। यानी इस रणनीति का सिद्धांत कहता है कि लोगों का ध्यान उस चीज पर केंद्रित कर दो जो वो देखना चाहते हैं, ताकि वो उस चीज पर ध्यान ना दें जिसे आप छिपाना चाहते हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध में दुनिया के साथ यही कर रहे हैं। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर केंद्रित कर दिया है कि वो ईरान युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं। सीज फायर, ईरान के साथ डील करने के लिए सीरियस है, गंभीर है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने लोगों का ध्यान इस बात से हटा दिया कि यह युद्ध इस वक्त अमेरिका के लिए डॉलर छापने की मशीन बना हुआ है। और जब कोई युद्ध अमेरिका को डॉलर छाप कर दे रहा है, तो उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप भला खत्म क्यों करना चाहेंगे? और ये तस्वीरें उसका प्रमाण है। जब राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इसलिए भड़के हुए थे कि उन्होंने ईरान पर हमले करके सीजफायर का उल्लंघन क्यों कर दिया, तब इसी के 36 घंटे बाद खुद अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। और इन हमलों के कारण यह युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें बरसा दी। यह घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका की मंशा इस युद्ध को खत्म करने की बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है, आज उसकी वजह जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। वजह यह है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा करने वाला अमेरिका खुद रिकॉर्ड तेल बेचकर मालामाल हो रहा है। वो हकीकत में चाहता ही नहीं कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये आंकड़े हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि आज इस युद्ध में क्या हुआ है। सबसे पहले कल देर रात अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। 4 घंटे तक ये एयर स्ट्राइक चली है। ईरान के हॉर्मोज़गान प्रांत के पूर्वी हिस्सों में 20 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बना दिया गया। बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक, बंदर जस्क और कुहे मुबारक इलाके में हवाई हमले भी किए गए, बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी दागा गया। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो इनमें आपको कई इलाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के नजर आएंगे। अमेरिका की सेंट्रल कमांड का दावा है कि उसने सिर्फ ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम,
एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस और रडार साइट्स शामिल। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका इन हमलों को लेकर कोरा झूठ बोल रहा है कि अमेरिका ने सिरिक शहर में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर और 2 वाटर टैंक्स को नष्ट किया है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा थे। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ये हमले योजना बनाकर किए गए थे और ईरान में कुछ भी अचानक से नहीं हुआ। इसके लिए पहले अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान की 3 मोर्चों पर घेराबंदी की। इससे पहले मोर्चे पर फारस की खाड़ी और अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों ने हुंकार भरी। दूसरे मोर्चे पर कतर के अल उदेद एयरबेस से अमेरिकी बम वर्षक विमान उड़े और तीसरे मोर्चे पर ईरान के सबसे नजदीक UAE के अल धफरा एयरबेस से स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। इसके बाद क्या हुआ? ईरान में 4 घंटे तक 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसाया गया और ये हमले भी तब किए गए जब अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान उसके हवाई क्षेत्र में दाखिल नहीं हुआ। अल जजीरा का दावा है कि इस हमले में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनमें एक है AGM-158, जिसे जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी कहा जाता है। इन मिसाइलों को हॉर्मूज के पास बंदर अब्बास और सिरिक शहर के ऊपर दागा गया, जबकि दूसरी क्रूज मिसाइल है स्लैमर। इसे स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपैंडेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है और ये मिसाइलें तब इस्तेमाल होती हैं जब लड़ाकू विमानों को एयर डिफेंस सिस्टम से बचाया जाता है। देखिए, जब अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ तो ईरान ने भी बदला लेने के लिए कहां हमला किया? मिडिल ईस्ट के देशों पर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमले कर दिए। इनमें भी सबसे पहले बहरीन को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका का 5th फ्लीट का मुख्यालय है और यह वही मुख्यालय है जिससे अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स को गाइड किया गया था। दूसरा बड़ा हमला कुवैत पर हुआ, जहां अमेरिकी सेना के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स दाग दिए। और तीसरा हमला जॉर्डन में हुआ, जहां ईरान ने अल अजराक एयरबेस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हालांकि जॉर्डन की सेना ने कुछ मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुवैत और बहरीन से भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इनमें भी बहरीन में जो हमला हुआ उसे डायरेक्ट हिट माना जा रहा है। डायरेक्ट हिट का मतलब यह है कि ईरान का शाहिद ड्रोन बहरीन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर सीधे अमेरिकी ठिकानों पर पहुंच गया और वहां इसमें जोरदार धमाका होने से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, अब ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, जिसकी कीमत है 285 करोड़ रुपए और ईरान ने उसका एक वीडियो भी जारी किया है, ये वाला देखिए। यहां सबसे अजीब बात यह है कि इस बार ईरान ने UAE और सऊदी अरब पर एक भी हमला नहीं किया है। इससे पहले आपने देखा था जब जब अमेरिका ईरान पर हमला करता था वो सबसे पहले सऊदी अरब UAE पर करता था, लेकिन इस बार ईरान पर हमले करने के लिए कुछ घंटे पहले UAE के एयरबेस का इस्तेमाल भी किया था अमेरिका ने। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि मार्च और अप्रैल के युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा 60% हमले अकेले UAE पर किए थे, 60%। लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है UAE अमेरिका के रिश्ते। ईरान युद्ध के कारण इन दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया है, जिसके कारण ईरान नहीं चाहता कि उसके हमलों से इन दोनों देशों को वापस एक होने का मौका मिले और शायद इसी वजह से इस बार ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर तो हमले किए, लेकिन UAE, सऊदी अरब इनको कुछ नहीं कहा। अब यह देखिए कि कैसे एक अपाचे हेलीकॉप्टर ने इस युद्ध में चिंगारी लगाने का काम किया। अमेरिका का दावा है कि जब उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में गश्त कर रहा था तब उस पर ईरान की तरफ से हमला हुआ। ईरान ने अपने 40 लाख रुपए के शाहिद ड्रोन से लगभग 400 करोड़ रुपए के अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। अब इस हमले में अमेरिका के 2 पायलट बाल-बाल बचे, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे और इसी के बाद अमेरिका ने यह बदला लिया और ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर बारूद बरसा दिया। और अब आप अमेरिका के इस विरोधाभास को भी देखिए, जिसमें वो एक तरफ ये चाहता है कि उसके जहाजों, उनके विमानों पर कोई हमला ना हो और अगर ईरान ऐसा करता है तो अमेरिका उसका बदला लेता है,
लेकिन इसी दौरान यही अमेरिका जब दूसरे देशों के जहाजों पर बिना वजह के हमला करता है तो यही बात उसे याद नहीं रहती। जब अमेरिका ने अपने एक अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए ईरान पर रात भर बम और मिसाइल बरसाए, तब इसी अमेरिका ने इससे सिर्फ कुछ घंटे पहले ओमान के पास एक बड़े जहाज पर हमला किया था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। इस जहाज पर पलाऊ देश का झंडा लगा था, लेकिन अमेरिका ने बिना कोई चेतावनी, बिना कोई स्पष्ट कारण बताए इस पर मिसाइल दाग दी और जिसके बाद से जहाज किस तरह राख हो गया, आप तस्वीरें देखिए। आज बात सिर्फ इन दोहरे मापदंडों की नहीं है, बल्कि आज बड़ा मुद्दा यह भी है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये युद्ध अमेरिका को खूब मालामाल कर रहा है और ये उसके लिए असल में डॉलर छापने की एक वॉर मशीन जैसा बन गया है। आप आंकड़े देखिए, जिस वक्त अमेरिका युद्ध लड़ रहा है और दुनिया ये सोच रही है कि युद्ध अमेरिका का नुकसान करा रहा होगा, तब पहली बार अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो गया है। ट्रेड डेफिसिट फरवरी महीने में ये 57.8 बिलियन डॉलर था और मार्च में ये कम होकर 56.6 डॉलर हो गया है और फिर अप्रैल के महीने में और नीचे घटकर 55.9 बिलियन डॉलर पर आ गया है। यानी युद्ध के दौरान अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ने के बजाय 1.9 बिलियन डॉलर यानी 18,116 करोड़ रुपए कम हो गया। और जानते हैं ये कम कैसे हुआ? ये कम हुआ तेल के रिकॉर्ड निर्यात से। ईरान युद्ध से दुनिया में तो तेल का भयानक संकट पैदा हुआ, लेकिन इसी दौरान अमेरिका के कच्चे तेल का जैकपॉट लग गया। युद्ध से पहले फरवरी महीने में अमेरिका ने 12 करोड़ 7 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया, जिससे उसे 7.9 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी। ये आंकड़े भी तब थे जब एक बैरल तेल लगभग 65 डॉलर का था, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद जब यही तेल 85 डॉलर का हुआ तो अमेरिका ने तेल बेचकर 10.7 बिलियन डॉलर कमाए और अप्रैल में तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में एक बैरल कच्चा तेल 102 डॉलर का होने के बावजूद अमेरिका ने 72 लाख बैरल तेल का निर्यात किया, एक्सपोर्ट, जिससे उसे 17.1 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। यानी सिर्फ युद्ध की वजह से फरवरी के मुकाबले अप्रैल महीने में अमेरिका का तेल निर्यात 4 करोड़ 65 लाख बैरल बढ़ गया है और इससे अमेरिका ने लगभग 10 बिलियन डॉलर ज्यादा पैसा कमा लिया, जो भारतीय रुपयों में अगर आप देखें तो 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है। सिर्फ महीनों की बात है। कच्चे तेल के अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से भी अमेरिका की आमदनी नए रिकॉर्ड छू रही है। युद्ध से पहले फरवरी महीने में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से अमेरिका में 20.5 बिलियन डॉलर कमाए थे, लेकिन अप्रैल महीने में इन्हीं पेट्रोलियम उत्पादों से अमेरिका ने 36.7 बिलियन डॉलर कमाए। उसका रेवेन्यू 16 बिलियन डॉलर पहले से ज्यादा हो गया। और यही नहीं, इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। युद्ध के दौरान पिछली तिमाही से उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 1.6% रहा, जबकि उससे पहले ये सिर्फ 0.5% था और रॉयटर्स का अनुमान है कि नई तिमाही में ये ग्रोथ रेट और भी आगे जा सकता है। अब सोचिए, जो युद्ध अमेरिका को इतना मालामाल कर रहा हो, उस युद्ध को राष्ट्रपति ट्रंप क्यों रोकना चाहेंगे? यानी आते हुए पैसे को वो ना क्यों कहेंगे? और यही कारण है, जैसे ही लगता है कि अब ये युद्ध शायद खत्म हो जाए, सीज फायर लंबा टिक गया, तभी इसमें एक नया हमला हो जाता है और नतीजा होता है ढाक के 3 पात। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया में लोगों की आम धारणा यही है कि युद्ध अमेरिका के लिए दलदल बन गया है, जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसकी जगह वो धंसता जा रहा है। और ईरान को लेकर यह धारणा है कि उसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को झुका दिया है। अब ये बातें अपनी अपनी जगह है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि अमेरिका इस युद्ध से खूब पैसा पीट रहा है, जबकि ईरान इस युद्ध से भुखमरी की तरफ जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, वही लगभग 173 रुपए से ज्यादा की हो गई। रिपोर्ट ही कहती है कि युद्ध से पहले ईरान के लोग बाकी देशों की तरह फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फर्नीचर, मोबाइल फोन जैसी चीजें लोन और ईएमआई पर खरीदते थे, लेकिन अब ईरान का यह हाल हो गया है कि वहां
जो रोजमर्रा की चीजें हैं, राशन, आटा, साबुन, शैम्पू, घरेलू जो सामान है, वो ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान के लोग सिर्फ युद्ध के कारण सोचे किस स्थिति में पहुंच गए हैं। महंगाई की वजह से वहां पर लोगों को जो तमाम मुश्किलें हो रही हैं, और वो पुरानी सेकेंड हैंड चीजें अब खरीद रहे हैं। पुरानी चीजों की मांग में 40 to 60% की वृद्धि हो गई है। इस आर्थिक संकट के ही कारण ईरान ने 10 मिलियन रियाल है, यानी लगभग 1 करोड़ रियाल का नोट जारी किया था। लेकिन इससे भी हालात नहीं सुधरे और अभी ईरान आर्थिक मोर्चों पर बहुत बुरी मार खा रहा है। लेकिन नैरेटिव यही है कि ईरान इस युद्ध में टिका रहा, अमेरिका इस युद्ध में फंस गया, जबकि पैसा अमेरिका कमा रहा है। खैर, इस युद्ध ने कच्चे तेल और गैस के संकट से जूझ रहे भारत की चिंताएं बढ़ाई हैं, क्योंकि अगर नए सिरे से ये युद्ध छिड़ रहा है तो हमारी आपकी जेब पर, तेल गैस की कीमतों पर किस तरह का असर होगा, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में कैसी चोट पहुंचेगी। भारत के सामने सवाल यह है कि हम इस युद्ध के रुकने का इंतजार करके बैठे रहें या हम तेल और गैस की आपूर्ति के लिए नए नए विकल्पों पर काम करें। इन्हीं सवालों पर मंथन के बीच अब भारत एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश में है जो हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। यह रास्ता है गुजरात के पोरबंदर से ओमान के बीच अरब सागर में एक गैस पाइपलाइन बनाने का, जिसे डीप वाटर पाइपलाइन भी कहा जा रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कुछ सरकारी कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं कि वो इस पाइपलाइन पर नए सिरे से अध्ययन करें। इन कंपनीज में गेल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शामिल है, जो उस रिपोर्ट पर काम करेंगी जिसे साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज नाम की कंपनी ने तैयार किया है। ये वही कंपनी है जो कई सालों से इस गैस पाइपलाइन को बनाने का प्रस्ताव दे रही है। भारत भी इसे अहम मानता आया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो ये पाइपलाइन समुद्र की सतह से 3000 मीटर नीचे बनाई जाएगी, और ये कोई मामूली गहराई नहीं है। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पाइपलाइन बुर्ज खलीफा की ऊंचाई से लगभग 4 गुना ज्यादा गहराई पर बनाई जाएगी। इस पर $4 बिलियन यानी 38,119 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। और इस पाइपलाइन से भारत को 2 फायदे होंगे। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। सीधा ये रास्ता बन जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप देख रहे हैं, ईरान और यूएई के बीच में जो वो सकरी सी जगह है वहां पर है। तो ये सीधा रास्ता ओमान से गुजरात के पोरबंदर का बनेगा। बिना रुकावट भारत को सीधे गैस की आपूर्ति कर पाएगा ओमान। अगर आंकड़ों में देखें तो हमें हर दिन 1.1 बिलियन क्यूबिक फीट गैस इस पाइपलाइन से मिल सकती है। और अगर हम चाहें तो इस पाइपलाइन को गुजरात के साथ मुंबई से भी जोड़ सकते हैं। दूसरा फायदा यह होगा कि इससे हम समय, पैसे की बचत करेंगे। भारत अभी नेचुरल गैस को बड़े बड़े जहाजों, टैंकर्स में लाता है। यह काम आसान नहीं होता। आपने देखा होगा कि जब गुब्बारे में गैस भरी तो बहुत आकार बड़ा ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस को जमा करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। अगर इस गैस को जहाजों में भरकर लाया जाए तो यह संभव ही नहीं है। इसीलिए इस गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है और फिर इस लिक्विड गैस को जहाजों में भरकर लाया जाता है, और यहां यह प्रक्रिया खत्म नहीं होती। भारत लाने के बाद इस लिक्विड को फिर से गैस के फॉर्म में बदला जाता है, और इसमें पैसा खूब लगता है, लागत भी ज्यादा आती है। लेकिन अगर यह पाइपलाइन बन गई तो इस गैस को लिक्विड में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। समय, पैसा सब बचेगा। हालांकि इतने सारे फायदे होने के बाद भी भारत पिछले 31 सालों से इस पाइपलाइन को बनाने की कोशिश हकीकत में नहीं बदल पाया है। साल 1995 में हमने पहली बार सोचा था कि भारत समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन बनाएगा। यह आइडिया तब आया जब पहले हम पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक एक ग्राउंड ऑपरेटिव पाइपलाइन बनाना चाहते थे। फिर हमें लगा कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ये योजना बदली। ये तय किया कि हम समुद्र में ओमान और ईरान तक एक नई पाइपलाइन बिछाएंगे। साल 2015 में इस पर सारे अध्ययन भी हो चुके थे, लेकिन तब पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डाला। पाकिस्तान कहता है कि अरब सागर में जिस जगह से ये पाइपलाइन गुजरेगी उसका कुछ हिस्सा उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। संयुक्त राष्ट्र के कानूनों के मुताबिक अगर इस क्षेत्र में पाइपलाइन ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पाकिस्तान की मंजूरी चाहिए होगी, और आप तो जानते हैं ये पाकिस्तान कैसा देश है। हालांकि इस बार भारत एक ऐसा रूट बनाना चाहता है जिससे पाकिस्तान इसमें कोई अड़ंगा ना डाल पाए। हम मुंबई, हम गुजरात, इनको सीधा ओमान से एक गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ पाए। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि अगर गाजा में मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें दुनिया भर के लोगों की अंतरात्मा को झकझोर सकती हैं, तो फिर अफगानिस्तान, पीओके,
यहां पे मरने वाले मुस्लिम बच्चों की तस्वीरें किसी को विचलित क्यों नहीं करती? एक दिन पहले पीओके में पाकिस्तान ने 19 मासूम बच्चों को गोलियों से भुना। आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 11 मुस्लिम बच्चों की हत्या कर दी। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के कुनार, पख्तिका और खोस्त प्रांत से आई हैं, जहां पाकिस्तान की वायुसेना ने हवाई हमले किए, 19 आम लोगों की जान ले ली, जिनमें 11 बच्चे, एक महिला, एक बुजुर्ग शामिल है। ये हमले आधी रात को हुए, जिसके बाद बड़ी संख्या में अफगानिस्तान के लोग मलबे के नीचे से अपने बच्चों की लाशें निकालते हुए नजर आए और उन्होंने ये पूछा कि क्या ये दुनिया इस अपराध पर पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछेगी? इस क्रूरता पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई और तालिबान प्रशासन काफी आक्रोशित है। उनका कहना है कि पाकिस्तान हर बार सिर्फ टीटीपी का नाम लेकर उसके आम जनता को जान से नहीं मार सकता, लेकिन सोचिए दुनिया में अफगानिस्तान का ये दर्द सुनेगा कौन? और गाजा पर शोर मचाने वाले क्या इन मुस्लिम बच्चों की हत्या से आहत होंगे? देखिए, पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस हमले में 26 आतंकवादियों को मारा है। ये बच्चे आतंकवादी हैं। सच ये है कि इस हमले में ज्यादातर बच्चे, महिलाएं मारी गई हैं। ये अफगानिस्तान के वो गरीब लोग थे जो मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने इन्हें टीटीपी का आतंकवादी बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। और ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी असीम मुनीर की सेना ने शोक सभा में शामिल हुए 19 बच्चों, 7 गर्भवती महिलाओं की हत्या कर दी। 7 बच्चे जो इस दुनिया में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और इस नरसंहार के बाद पीओके में ऐसी आग लगी है कि अब आतंक परस्त पाकिस्तान को जनता के विद्रोह से बेचैनी होने लगी है। आज पीओके के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने पाकिस्तान सेना की गोलीबारी में मारे गए लोगों के खून का हिसाब मांगा और यह कहा कि इस बार वो दहशतगर्द असीम मुनीर से बदला लेकर रहेंगे। इन रैलियों में जो नारा सबसे ज्यादा गूंजा वो था, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। और जब तक जनता तंग रहेगी तब तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। देखिए, इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। दावा है कि इस हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खामी आई, इसके बाद उड़ान के दौरान ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि यहां सवाल यह है कि जब पीओके में सेना वापस जाओ के नारे लग रहे हैं, तो इतना बड़ा विद्रोह हो रहा है, तभी यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? और अब हम सूरत से आई एक खबर की बात करेंगे, जहां पिछले 10 दिनों से 100 से ज्यादा परिवार भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे तपने को मजबूर है। वजह यह है कि जिस घर में वो पिछले 40 वर्षों से रह रहे थे, उसे अवैध बताकर तोड़ दिया गया। लेकिन यह मामला केवल इतना सा नहीं है। डेमोलिशन की इस कार्रवाई में सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया। जो लोग पिछले 40 साल से रह रहे थे, उन्हें 30 मई को अचानक सुबह सुबह उठाया गया, कहा गया कि घर बुलडोजर चलाया जाएगा उनके। जब तक उनको समझ में आता कुछ, तब तक जेसीबी की पोकलेन मशीन ने दीवारों में छेद करना शुरू कर दिया। कार्रवाई का विरोध जब तक होता, तब तक 100 से ज्यादा घर गिराए जा चुके थे। ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, सीधा कार्रवाई। इस कार्रवाई पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन हंगामा इस बात पर नहीं है कि मकान क्यों गिराए गए, हंगामा इस बात पर है कि मकान गिराए किसने। तो सुनिए, आमतौर पर जब अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई होती है, तो स्थानीय प्रशासन की सहमति होती है, फिर नोटिस दिया जाता है, इसके बाद एक्शन होता है। लेकिन नासिर नगर में किसके आदेश पर मकान गिराए गए, ये कोई जानता ही नहीं। नोटिस की तो बात ही मत कीजिए। लोगों का कहना है कि कार्रवाई के वक्त सूरत नगर निगम के 25 से 30 अधिकारी मौजूद थे। उनके बुलडोजर, पोकलेन मशीन्स और ट्रक भी थे। कोई हंगामा ना हो, इसके लिए सूरत पुलिस की एसओजी टीम को भी वहां बुलाया गया। लेकिन इसके बावजूद सूरत नगर निगम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक्शन उनके आदेश पर हुआ। अब ये कितनी हैरानी की बात है। 100 से ज्यादा मकानों को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया और अब पता नहीं चल रहा है कि ये काम किया किसने। आप सोचिए, किसी दिन एक बड़ी सी टीम आपके दरवाजे के सामने बुलडोजर लेकर आए, घर तोड़ दे, ये भी ना पता चले कि वो कौन है या किस डिपार्टमेंट से है। सूरत में यही हुआ और अब इसी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या सूरत के सरकारी अधिकारियों को बुलडोजर एक्शन की सुपारी दी गई थी।
सूरत म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। हंगामा करने वालों का एक ही सवाल है कि उनके घर किसने तोड़े और अगर तोड़े तो नोटिस क्यों नहीं दिया गया। घर अवैध थे या वैध, इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मकान पर बुलडोजर एक्शन देखिए। सूरत प्रशासन ने नोटिस देने में तत्परता नहीं दिखाई, लेकिन मकान गिराने का एक्शन पूरी कर्मठता से किया। सूरत प्रशासन ने लोगों को पता ही नहीं चलने दिया कि वो उनके मकान तोड़ने आए हैं। लोगों से कहा गया कि बस्ती से रास्ता बनाने के लिए मार्किंग होनी है और जैसे ही लोग निश्चिंत हुए वैसे ही मकान गिरा दिए गए। 8 साढ़े 8 बजे आए थे हम लोग, तो घर में सोए हुए थे। ये लोग आए, दरवाजे ठोके, बोले चलो तुम बाहर निकलो। तो हमने पूछा कि भाई किस चीज़ के लिए आए, तो बोले ये बोल रहे थे कि हमको घर डेमोलेट करना है। तो हमने बोले भाई हमारे को कुछ टाइम दो। ये वो पुलिस एसओजी के जो मेन थे वो हमारे को टाइम देने से मना कर रहे थे, भाई तुम्हें कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, तुम अब भी निकलो। सुबह में आए शनिवार के दिन 30 मई के दिन सुबह में आए, ऐसे बुलडोजर लेके सब पुलिस कर्मचारी बोल रहे हैं, हम पुलिस मतलब म्यूनसिपाल्टी वाले पुलिस कर्मचारी सब आ गए डायरेक्ट। ये सब सोए हुए थे, किसी को कुछ पता नहीं भाई क्या हो रहा है। बस खटखटाए दरवाजा, बोले बस खाली करो, सामान खाली करो, चलो घर खाली करो। वैसे 40 वर्षों से यहाँ रह रहे लोगों की शिकायत उनके मकानों को गिरा दिया जाना नहीं है। शिकायत ये है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, और नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इस सवाल का जवाब नगर निगम के पास भी नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक जब उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया है तो नोटिस किस बात का। इतना बड़ा मेगा डिमोलिशन है तो ऐसे तो नहीं होता, कोई सामान्य एक आदमी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं जान रहा हूँ, पूछताछ कर रहा हूँ, और मैं आगे की भी पूछताछ करूंगा कि किसने और कैसे हुआ, लीगल हुआ है या अनलीगल हुआ है, ये जानकारी लेनी चाहिए मुझे, और मैं ले रहा हूँ। नियति कितनी क्रूर हो सकती है और वक्त का पहिया किसी हंसते खेलते परिवार को किस कदर मटियामेट कर सकता है, इसकी एक खौफनाक और कलेजा चीर देने वाली दास्तान दिल्ली में देखने को मिली। एक बुजुर्ग पिता अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, अपने बेटे, अपनी पत्नी, अपनी पोतियों का इंतजार करता। डॉक्टर और देखरेख कर रहे जितने अस्पताल के लोग थे उनसे बार बार पूछता कि आज कोई मिलने आया, मुझसे आज परिवार का कोई मिलने आया, मेरा बेटा आया क्या। बार बार हॉस्पिटल वाले झूठ बोलते रहे, बहाने बनाते रहे, क्योंकि वो सच इतना भयानक, इतना खौफनाक था जिसे सुनने की हिम्मत और ताकत शायद उस बुजुर्ग में थी ही नहीं। और अब वो बुजुर्ग भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन कभी ये नहीं जान पाए कि उनका परिवार जिसके आने का वो इंतजार कर रहे थे, वो तो कई दिन पहले ही दिल्ली की एक भयानक आग में जलकर खाक हो चुका था। ये कहानी है गुरुग्राम के 74 साल के राधेश्याम अग्रवाल की, जो फेफड़ों के गंभीर संक्रमण के चलते दिल्ली के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। पिता की हालत बिगड़ी, उनका पूरा परिवार उन्हें सहारा देने उनके पास रहने दौड़ा चला आया। बेटा विवेक, पत्नी प्रेमलता, बहू तर्जनी, पोतियां जीविशा और वार्या। जीविशा तो दादा का हाल जानने के लिए महज कुछ घंटे पहले ही बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आई थी। इसके अलावा 3 और रिश्तेदार उनके साथ आए। अस्पताल के करीब रहने के लिए इस परिवार ने मालवीय नगर के एक होटल में कमरा लिया। 3 जून की वो मनहूस सुबह, जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी होटल की 5 मंजिली इमारत में आग लग गई। देखते ही देखते धुएं और लपटों ने सबको अपने आगोश में ले लिया। इस दर्दनाक अग्निकांड ने राधेश्याम अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। 3 पीढ़ियां एक झटके में खत्म हो गई। लेकिन इस खौफनाक हकीकत से बेखबर राधेश्याम अस्पताल के बेड पर बस एक ही जिद लगाए बैठे थे, मेरा बेटा विवेक कहाँ है, मेरी पत्नी नहीं आई। अस्पताल का स्टाफ हर रोज उनसे नया झूठ बोलते थे, कहते थे कि विवेक किसी काम से जयपुर चले गए हैं, वो जल्द आएंगे आपके बेटे। आखिर ऐसी हिम्मत जुटा पाना मुश्किल था कि कैसे सच बताया जाए। सच बताते तो वो शायद उसी वक्त सदमे से ही तम तोड़ देते। दिन बीतते गए, अपनों की एक भी सूरत नजर न आने पर शायद बुजुर्ग पिता का दिल किसी अनहोनी को भांप चुका था। सोमवार को वो बेहोश हुए। मंगलवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने बेटे, पत्नी, बहू, पोतियों की राह देखते देखते राधेश्याम अग्रवाल इस दुनिया से चले गए। लेकिन जीते जी वो ये कभी जान नहीं पाए कि जिस बेटे का वो इंतजार कर रहे थे वो कब का खाक हो चुका था। जिस परिवार को वो पीछे छोड़ जाने से डर रहे थे, वो परिवार तो उनसे पहले ही शमशान घाट पहुंच चुका था। मौत जिंदगी का सत्य है,
लेकिन नियति का यह क्रूर मजाक रूह कपा देने वाला है। एक पूरा हंसता खेलता परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधेश्याम अग्रवाल चले गए, लेकिन शायद उनका ना जानना ही उनके लिए आखिरी सुकून रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सच था जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल था। इस दर्दनाक घटना ने पूरी दिल्ली देश को झकझोर दिया है। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और शातिर लोग कभी पूरी बात नहीं बताते, वो उतनी ही बात बताते हैं जितनी में वो सही होते हैं। नमस्कार।